दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में एक 23 साल की लड़की जब अपने घर जाती है, तो वहाँ पर वह एक महिला और पुरुष को सेक्स संबंध बनाते हुए देख लेती है और फिर वह जो है अपने मोबाइल के माध्यम से उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। उसके बाद दोस्तों, जो मंज़र सामने आता है, तो आप भी देखकर, सुनकर आपके होश उड़ जाएँगे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इससे दोस्तों हमारा जो हौसला होता है वह बढ़ता रहता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त आरके। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी कहानी में। कहानी शुरू होती है 2 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम होता है सिहाना। दोस्तों, सिहाना गांव में लगभग सुबह का 8 बज रहा था और जो वहाँ के लोग थे वो अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। वहीं वहीं गांव से थोड़ी दूर पर एक कूड़ा घर बना होता है, जहां गांव के सभी लोग उस कूड़े घर में कूड़ा डाला करते थे। दरअसल दोस्तों, वह जो कूड़ा घर होता है पक्के ईंटों से बना होता है। उसका जो घेराव होता है चार दीवारी के माध्यम से घेराव किया गया होता है। वहीं करीब सुबह 8 बजे के आसपास एक व्यक्ति अपने घर का जो कूड़ा होता है वो ले जाकर कूड़ेदान में डालने के लिए जा रहा होता है। दोस्तों, जैसे ही वह कूड़ेदान के पास पहुंचता है, उसे एक गंदी सी स्मेल आती है, मांस जैसी बदबू आ रही होती है। दोस्तों, जैसे ही वह व्यक्ति कूड़ेदान के पास पहुंचता है, तो वह जाकर देखता है कि बड़े से बैग में जो है आग लगी हुई कूड़े के माध्यम से जल रही होती है। तो वह पहले तो कुछ समझ में उसकी नहीं आता है, लेकिन बाद में वहीं पड़ी एक लकड़ी से जो है उस बैग को हिलाता है और बैग को हिलाने के बाद जब मंजर देखता है, तो वह बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि दोस्तों उस बैग में जो है एक लड़की की लाश होती है जिसकी उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष के आसपास होती है और वह जो लड़की होती है लगभग आधी जल चुकी होती है। वह लड़का जो है मोबाइल निकालता है, जलते हुए सूटकेस का फोटो निकाल लेता है, वीडियो निकाल लेता है। उसके बाद वह जोर-जोर से चिल्लाने लगता है। दोस्तों, उस लड़के की आवाज़ को सुनकर अचानक गाँव के सभी लोग उस घटनास्थल पर पहुँच जाते हैं। तभी जो है उनमें से एक व्यक्ति जो है 112 नंबर को डायल कर देता है और इस घटना की सूचना अपने कंट्रोल रूम को दे देता है। लेकिन उस व्यक्ति को कंट्रोल रूम से कोई खास सहायता न मिलती हुई दिखी। तभी वह जो है अपने नज़दीकी चौकी जाता है और इस जलती हुई लाश के बारे में पुलिस को अवगत कराता है। दोस्तों, कुछ ही देर बाद जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन से पुलिस आ जाती है। दोस्तों, घटनास्थल पे जैसे ही पुलिस पहुँचती है, वह देखती है कि एक बड़े से बैग में जो है एक 20 से 25 वर्षीय लड़की की लाश जल रही होती है। तभी पुलिस जो है आनन-फानन में अब तक ग्रामीणों की मदद से उस लाश को बुझाया जाता है। तब तक वह जो लाश होती है लगभग आधी जल चुकी होती है। अब जो पुलिस होती है उस लाश की पहचान कराने के लिए जिन्हें उस जलती हुई लाश का वीडियो बनाया था, वह वीडियो जो है सोशल मीडिया के कई प्लेटफ़ॉर्म पर वायरल कर देता है और जो इधर पुलिस होती है, लाश का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। दोस्तों, वीडियो को वायरल होने के लगभग 48 घंटे बाद भी उस जलती हुई लाश का यानी कि जो लड़की थी, की कोई भी पहचान नहीं हो पाती है। इसमें लगभग जो है 24 से 48 घंटे का समय बीत बीत चुका होता है। तभी जो वहाँ की पुलिस होती है स्वयं संज्ञान लेते हुए अज्ञात अपराधियों के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लेती है और अपनी शुरुआती जांच को शुरू कर देती है। ये वीडियो को वायरल हुए लगभग 48 घंटे हो चुके थे, इसलिए जो लाश होती है उसकी शिनाख्त के लिए कोई मुख्य जानकारी प्राप्त पुलिस को नहीं होती। इसकी जांच जो पुलिस होती है घटनास्थल पर दोबारा जाने का संकल्प लेती है और फिर जब वह घटनास्थल पर दोबारा पुलिस जाती है तो रास्ते में उसको एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है। अब इस उस सीसीटीवी कैमरे की मदद से जो है एक गाड़ी के बारे में पता चलता है। 2 नवंबर की रात को करीब 2 बजे के आसपास सिहाना गांव की तरफ गुजरी थी और करीब 3 से 4 घंटे के बाद वह उधर से वापस आई थी। दोस्तों, अब पुलिस को एक छोटा-सा क्लू तो मिल चुका था, लेकिन अभी भी उस लाश की कोई पहचान नहीं हो सकी थी। अब जो पुलिस होती है, उसके नंबर के एड्रेस के माध्यम से उस मालिक के पास पहुँचती है। दरअसल वह जो गाड़ी होती है, वह हरियाणा के सोनीपत की होती है। जब पुलिस हरियाणा के सोनीपत उस गाड़ी के मालिक के पास पहुँचती है, तो वह मालिक बताता है कि यह गाड़ी जो है मेरे एक रिश्तेदार जिनका नाम पवन कुमार है,
वो 1 नवंबर को मुझसे माँग करके ले गए थे। उन्होंने कहा था मेरा कुछ काम है, आप मुझे दे दीजिए, मैं कल आपको वापस कर दूँगा। तभी जो पुलिस होती है वह गाड़ी मालिक से पवन का मोबाइल नंबर और उसके घर का एड्रेस पता कर लेती है। लेकिन दोस्तों, पवन को कोई जानकारी हो इसलिए पुलिस पहले उस पे छापा नहीं डालती है और उसका मोबाइल नंबर लेकर के कॉल डिटेल और उसकी लाइव लोकेशन को ट्रैक करने के लिए सर्विलांस टीम को दे देती है। आखिरकार पुलिस को एक दिन के इंतजार के बाद जो पवन की कॉल डिटेल्स होती है वह उनको प्राप्त हो जाती है। पवन कुमार की लाइव लोकेशन का भी पता चल जाता है। जो सर्विलांस टीम होती है उनके माध्यम से पुलिस को यह भी जानकारी मिल जाती है तथा जो है पवन कुमार के ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार होती है। और जो पवन कुमार होता है दोबारा से वह सियाना गांव की तरफ आता हुआ दिखता है पुलिस को। और जो पुलिस होती है अपनी कई टीमों के साथ में बागपत जिले के आसपास जो है पवन को घेर लेती है। और पवन अपने पुलिस को देखते ही अपने बचाव में गोली चलाता है। पवन गोली चलाता है तो पुलिस भी सेल्फ डिफेंस में उस पर गोली चला देती है और पवन की जांघ पर गोली लगती है और पुलिस को जो है पवन को हिरासत में ले लेती है। अब जैसे ही पवन हिरासत में आता है और उसको जो है थाने पर ले जाया जाता है, अब उससे पुलिस जो है उससे पूछताछ करना जारी कर देते हैं। दोस्तों, पहले तो पवन होता है गिड़गिड़ाता है और कहता है मैंने कुछ नहीं किया। तभी जो पुलिस होती है वह जो है उस लाश के बारे में उससे पूछती है। तो पवन जो होता है पहले तो मना करता है, लेकिन जो पुलिस होती है वह उसकी कॉल डिटेल में एक शिखा नाम की लड़की के बारे में जिक्र करती है। पवन कुमार जो होता है से लगभग घंटों घंटों बात किया करता था। मर्डर वाले दिन भी जो है पवन और शिखा की जो लोकेशन थी वह सिहाना गांव के आसपास ही मिलती थी। इसलिए जो पवन का झूठ बोलना तो बिल्कुल भी वाजिब नहीं था और सब कुछ समझ में आ चुका था। तो अब जो पुलिस होती है उससे कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर देती है। लेकिन जो पवन कुमार होता है ज़्यादा देर पुलिस के सामने नहीं टिक पाता और रोते हुए अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और बताता है कि वह जो लाश है 21 वर्षीय मनीषा नाम की लड़की के रूप में उस लाश की पहचान हो जाती है। और वह अपने दो साथियों के नाम और भी लेता है जिनका नाम एक शिखा होती है और दूसरे का नाम विवेक कुमार होता है। दोस्तों, कुमार अपनी कबूलनामे में पुलिस को बताता है कि बात है यह साल 2011 के उत्तर प्रदेश के एक जिला पड़ता है गौतम बुद्ध नगर। उस जिले में एक गांव पड़ता है शदरपुर गांव। वहां पर एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था हर्षवर्धन और वो जो है काफी अमीर व्यक्ति थे। उनके पास करीब 5 से 6 करोड़ की संपत्ति थी। लेकिन उनको जो है कैंसर की बीमारी थी, इस वजह से वह जो है हमेशा बीमार ही रहा करते थे। और जो हर्षवर्धन थे उनके दो बच्चे थे, एक का नाम मनीषा और दूसरे लड़के का नाम जो है विवेक कुमार होता है। दोस्तों, यह दोनों अभी नाबालिग होते हैं और जो हर्षवर्धन होते हैं उनकी पत्नी का देहांत जो है काफी समय पहले ही हो चुका होता है। इसलिए जो हर्षवर्धन होते हैं वह सोचते थे कि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, इसलिए मैं अपने दोनों बच्चों के लिए एक विरासत तैयार करूंगा जिससे जो है उन दोनों को प्रॉपर्टी में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। और दोस्तों, कुछ ही दिन बाद जो है वह अपने दोनों बच्चों मनीषा और विवेक के नाम से विरासत तैयार कर लेते हैं और उसके कुछ दिनों बाद ही उनका देहांत हो जाता है। दोस्तों, अब विवेक और जो मनीषा होते हैं करीब 6 करोड़ के मालिक हो जाते हैं क्योंकि हर्षवर्धन के पास काफी संपत्ति थी। दोस्तों, पिता की मृत्यु के बाद जो विवेक होता है अपनी बहन से पहले से ही नफरत करने लगता है क्योंकि जायदाद में दादे की हिस्सेदार जो उसकी बहन हो जाती है। लेकिन जो मनीषा होती है वो भी लगभग 10 वर्ष के आसपास उसकी उम्र होती है। तो विवेक उसे धीरे धीरे जो है अपने घर में रहने देता है और पढ़ाता लिखाता है, लेकिन उससे दिल से उसे माफ नहीं करता है। जैसे कि प्रॉपर्टी उसको मिल गई थी तो उसमें जो है मनीषा की गलती हो। दोस्तों, कुछ वक्त और गुजरता है और जो ये मनीषा होती है पढ़ाई लिखाई करके जो नोएडा की मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी खासी जॉब पकड़ लेती है। और मनीषा पढ़ने में तेज तर्रार होती है, ना ही किसी से लेना देना और ना ही किसी से कोई झगड़ा होता है। वह सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। और जो विवेक होता है कुछ दिन बाद सोनीपत के रहने वाली एक शिखा नाम की लड़की से शादी कर लेता है। जो शिखा होती है इसका प्रेम संबंध एक पवन कुमार नाम के लड़के से पहले से ही चल रहा होता है जिसकी जानकारी जो है विवेक कुमार को नहीं होती है।
तो जो होती है शादी के बाद भी अपने प्यार को नहीं भूल पाती है और पवन कुमार से उसके संबंध जारी रहते हैं। दोस्तों, जब भी विवेक बाहर जाता तो पवन कुमार उसके घर आ जाता और दोनों जो है आपस में शारीरिक संबंध बनाते और प्यार मोहब्बत की बातें करते। थोड़ा वक्त और गुजरता है और विवेक जो शिखा होते हैं घर में रहने लगते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आपस में झगड़ा होने लगता है मनीषा को लेकर के, क्योंकि जो मनीषा थी आधी प्रॉपर्टी की मालकिन थी, इस वजह से जो है उन दोनों में खटापटी होने लगती है। लेकिन कुछ दिन बाद जो मनीषा होती है वह घर घर छोड़कर चली जाती है और नोएडा में ही वह अपना एक कमरा ले लेती है और वहीं पर रहने लगती है, क्योंकि विवेक और शिखा में मनीषा के लिए ही लड़ाई झगड़ा होते थे। अब एक दिन की बात है दोस्तों, शिखा और जो उसका पुराना लवर होता है पवन कुमार, वो घर में जो है शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं और उधर जो मनीषा होती है काफी दिन बाद अपने घर वापस आने का फैसला करते हैं और जब वह घर आती है तो इन दोनों को जो है लाइव देख लेती है सेक्स करते हुए और इन दोनों का वीडियो बनाकर अपने पास रख लेती है। हालांकि ये जो मनीषा होती है वीडियो को किसी को नहीं बताते हैं और ना ही इसके बारे में किसी को कोई जानकारी देती है, मगर जो शिखा और पवन होते हैं उनको शंका हो जाती है कि मनीषा ने हमको ये सब करते हुए देख लिया है और इसके पास हमारी फुटेज भी है। अगर इसने कहीं वायरल कर दिया तो हम दोनों की जो है पोल खुल जाएगी और हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, अब शिखा को अपने घर टूटने का डर सताने लगता है और उधर जो विवेक होता है वह जो है इसके बारे में कुछ नहीं जानता होता है। अब जो शिखा होती है अपने पति विवेक कुमार को उसकी बहन मनीषा के खिलाफ प्रॉपर्टी का लालच देकर उसे भड़काने लगती है और जो विवेक होता है वह शिखा के झांसे में आ जाता है और वह जो है बहन मनीषा को मारने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, एक भाई अपनी बहन को सिर्फ इसलिए मारना चाह रहा होता है कि वह उसके प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन गई थी। अब दोस्तों, धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं तो करवा चौथ का त्यौहार आता है। 1 नवंबर 2023 को जो विवेक होता है अपनी बहन को फोन करके घर बुलाता है, कहता है बहन घर आ जाओ, यहाँ पे बहुत सारे पकवान बने हैं, आज यहीं पर खाना खा लेना। जो कि पवन और शिखा और जो विवेक होते हैं इन लोगों का प्लान पहले से था कि मनीषा आएगी तो इसको वापस नहीं जाने देंगे। दोस्तों, विवेक, शिखा और पवन के प्लान के मुताबिक जो मनीषा होती है करवा चौथ वाले दिन अपने घर आ जाती है और सभी जो है आपस में रहते खुशियां बांटते, लेकिन अगले ही पल मनीषा के साथ में क्या होने वाला था वह तो मनीषा को भी नहीं पता होता है। दोस्तों, लगभग जब 11 बजे के आसपास का समय होता है करवा चौथ पूजने के बाद, जब सभी खाना खाने बैठते हैं तो ये जो पवन होता है और शिखा होती है इनके बारे में तो मनीषा को पहले ही पता होता है, लेकिन मनीषा इनको देखकर आश्चर्य नहीं होती है क्योंकि मनीषा सिर्फ अपने काम से काम रखती थी, बाकी किसी चीज़ से मतलब उसे नहीं था। दोस्तों, जब सभी खाना खा रहे होते हैं तो मनीषा के खाने में एक नशीला पदार्थ मिला दिया जाता है और वह खाना खाने के बाद करीब जो है 11:30 बजे के आसपास जो है रात को बेहोश हो जाती है। विवेक और पवन जो शिखा होते हैं तीनों मिलकर मनीषा का गला दबा देते हैं। चूंकि मनीषा पहले से ही बेहोश थी इसलिए कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाती है और वह कुछ देर बाद उसकी सांसें दम तोड़ देती हैं। दोस्तों, एक भाई ने अपनी सगी बहन का गला घोंट दिया था बस इसलिए, चंद पैसों के लिए। दोस्तों, अपनी जिंदगी की जंग हार चुकी होती है और जो विवेक और पवन शिखा होते हैं मनीषा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए सोचने लगते हैं। तो वह तीनों एक बड़ा सा बैग लाते हैं और बैग में जो है मनीषा के पैर और हाथ को तोड़ तोड़ कर समूचे उसी बैग में भर लेते हैं और रात को करीब 2 बजे के आसपास जो है की लाश को बैग में रखकर जो है अपनी कार की डिक्की में रखते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की ओर निकल पड़ते हैं। दोस्तों, वहीं बागपत जिले के पास एक गांव पड़ता है सिहाना, करीब 2-2:30 बजे के आसपास जो है वहाँ एक कूड़ा घर मिलता है जहाँ पर आसपास कोई नहीं होता है और वहीं कूड़े में रखकर जो है भारी मात्रा में पेट्रोल ले गए होते हैं और पेट्रोल डालकर उस जो है मनीषा की लाश को आग लगा देते हैं। दोस्तों, इस तरह से मनीषा नाम की जो लड़की होती है उसका अंत हो जाता है, जो कि वह उसने कभी सोचा नहीं होता, उसने कभी सोचा नहीं था कि दौलत के लालच में उसका ही भाई उसके लिए जान का खतरा बन जाएगा, क्योंकि जो बहनें अपने भाई को इतना प्यार करती हैं उसी भाई ने उस बहन की जान ले ली थी। विवेक ने दौलत के लिए अपनी बहन का कत्ल कर दिया, ये कहाँ तक सही था? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और उधर जो विवेक और पवन शिखा होते हैं अब पुलिस की हिरासत में जेल काट रहे हैं और जो शिखा की अश्लील वीडियोस थी वो भी सबके सामने आ चुकी है और शिखा का भी घर टूट चुका है और विवेक अब अकेला पड़ चुका है क्योंकि उसकी एक बहन थी वो भी अब नहीं रही। कहानी को सुनाने का
मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, हो रहे अपराध के खिलाफ जो है जागरूक और सजग बनाना मेरा उद्देश्य है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई सच्ची घटना के साथ में। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।